नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संत कबीर विद्यापीठ के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हमने आहार आयोजन यानी कि मील प्लानिंग को डिस्कस किया था कि मील प्लानिंग क्या होता है और इसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, मील प्लानिंग में हमने देखा था कि उसका महत्व क्या है, उससे लाभ क्या है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, इन सारी चीजों को देखा था। आज अगर आपको ये पिछली क्लास को, अगर ये आज की क्लास समझनी है तो पिछली क्लास भी आपको जरूर से देखनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो हम आज उसी के आगे डिस्कस करेंगे कि आहार आयोजन के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। ये जो है आहार आयोजन का लाभ या सिद्धांत, ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, जो आपका मतलब लॉन्ग वाला आंसर आता है, पूछता है कि आहार आयोजन से आप क्या समझते हैं, आहार आयोजन से क्या लाभ है या क्या महत्व है या इसका क्या सिद्धांत है। ठीक है, तो आपको अगर ये पूरा क्वेश्चन समझना है, लिखना है, तो फिर इस क्लास को आपको देखना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, हम शुरू करते हैं। आहार आयोजन के सिद्धांत, पिछली क्लास में हमने इसको थोड़ा बहुत समझा था, बीच में रुक गया था, कुछ फॉल्ट हो गए थे टेक्निकल, जिसकी वजह से ये वीडियो यहाँ से कट हो गई थी, लेकिन हम इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। ठीक है ना, आहार आयोजन के सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य की भोजन संबंधी आवश्यकताएं एक बार नहीं होती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कह रहा है एक बार नहीं, मतलब एक जैसी नहीं होती हैं। ठीक ना, यहाँ पे जैसी होनी चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। तो कह रहा है कि प्रत्येक सदस्य की भोजन की जो आवश्यकता होती है वो एक जैसी नहीं होती है, सबकी अलग अलग आवश्यकता होती है, सबकी आयु अलग होती है, सबका काम अलग होता है। तो उस अनुसार क्या होगा कि हमें एक जैसा आहार भी नहीं चाहिए। बॉडी की नीड जो है वो सबकी अलग अलग होती है। तो कह रहा है कि उनकी पौष्टिक तत्वों की जरूरतें अलग अलग होती हैं। बच्चे बड़ों से कम भोजन करते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे लिखा है इसको ऐसे हम समझेंगे कि सबकी जो आवश्यकता है वो एक जैसी नहीं होती है, मतलब कि हर किसी की नीड अलग अलग है। तो हर किसी को भोजन भी अलग अलग चाहिए। जैसे कि कह रहा है कि जो मधुमेह है किसी को, तो वो मीठा नहीं खा सकता, लेकिन अगर किसी को मधुमेह नहीं है तो क्या है, उसको मीठे की जरूरत है। और बच्चे क्या है, वो कम भोजन करते हैं, बड़े क्या है, अधिक भोजन करते हैं। तो फिर क्या हम करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार हम भोजन को तैयार करेंगे कि जैसे अगर छोटा बच्चा है तो उसकी बॉडी की जो नीड है वो कम भोजन में ही कैसे पूरी हो जाए। ठीक है ना, जैसे कि एक मजदूर एक मानसिक काम करने वाले से अधिक खाता है। जैसे अगर कोई शारीरिक श्रम करता है, ठीक है, शारीरिक और मानसिक श्रम दोनों में बहुत ही अंतर होता है। अगर व्यक्ति शारीरिक श्रम करता है तो उसकी जो ऊर्जा है वो अधिक खत्म होती है और मानसिक श्रम करने वाले की ऊर्जा कम खत्म होती है। तो फिर क्या होता है, ऐसी अवस्था में जो शारीरिक श्रम करता है उस व्यक्ति की भोजन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि अतः भोजन का नियोजन समझकर करना चाहिए ताकि सभी परिवारजनों को उचित पोषण मिल सके। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर हमें मील प्लानिंग करनी है या आहार आयोजन करना है तो हमें क्या करना है, परिवार के सभी सदस्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा कि किसको क्या जरूरत है और कितनी मात्रा में जरूरत है। और अगर हम इस चीज को समझ पाएंगे तो क्या होगा, हम आहार आयोजन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है ना, इतनी चीजें समझ में आ गई। तो कह रहा है कि अब हम इसका सिद्धांत समझेंगे। तो सबसे पहले इसका जो हम नियोजन करना है वो क्या करना है कि सोच समझ के करना है ताकि सभी को उचित पोषण मिल सके। कह रहा है कि पहला है परिवार के अनुकूल भोजन। इसमें कह रहा है कि किन्हीं दो परिवारों की पौष्टिक आवश्यकताएं एक समान नहीं होती हैं, जिसका कारण है कि परिवार के सदस्य की संख्या, आयु तथा भोजन संबंधी रुचियों में भिन्नता। ठीक है ना, कह रहा है कि कभी भी जो दो तरह मतलब कभी भी एक परिवार के व्यक्ति की एक तरह के, जैसे मान लीजिए कोई भी परिवार है, अगर परिवार अलग अलग है, लोग अलग अलग हैं, तो उनकी रुचियां अलग अलग होती हैं। जैसे किसी परिवार में 2 लोग हैं
किसी परिवार में 4 लोग हैं, किसी परिवार में 10 लोग हैं। ज्वाइंट फैमिली जिनकी होती है उनमें क्या होता है, संयुक्त परिवारों में हम देखते हैं संख्या अधिक होती है, और जबकि जो हमारा एकल परिवार होता है उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत हो गए तो 4 से 5 सदस्य होंगे, 6 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। तो फिर क्या होता है कि परिवार के अनुकूल ही भोजन बने, मतलब कि अगर संयुक्त परिवार है तो उसके अनुसार, और अगर छोटा परिवार है तो उसके अनुसार हम भोजन को बनाएं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि आयु तथा भोजन संबंधी रुचियों में भिन्नता, मतलब कि जब क्या होता है परिवार के सदस्य अलग अलग होते हैं तो उनकी जो रुचियां होती हैं भोजन के प्रति अलग होता है। जिस परिवार में वृद्ध लोग होते हैं वहां पे क्या होता है, वहां पे भोजन अलग तरीके से बनाना होता है। जिसमें अधिक युवा होते हैं वहां पे क्या होता है, भोजन अलग तरीके से बनाना पड़ता है। अलग तरीके से मतलब ये नहीं है कि भोजन का कोई फॉर्मेट चेंज कर दिया जाएगा, नहीं। जैसे कि जो वृद्ध लोग होते हैं वो ज्यादातर पारंपरिक भोजन पसंद करते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, ठीक है, उनकी टाइमिंग फिक्स होती है। लेकिन जो युवा होते हैं वो कुछ भी नाश्ता वगैरह भी खा लेंगे तो उनके लिए वो प्रॉपर हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि हमारा पहला सिद्धांत हो गया परिवार के अनुकूल भोजन। इसमें क्या होता है कि इसमें हम परिवार के अनुकूल भोजन बनाएंगे। परिवार में मतलब क्या होता है कि जैसे एक दिन में जो खाए जाने वाला आहार है उसके मतलब अवसरों की संख्या, जैसे दिन में 2 बार खाते हैं, 3 बार खाते हैं, 1 बार खाते हैं, इसको ध्यान में रख करके क्या करेंगे, हम आहार आयोजन करेंगे। सब में भिन्न भिन्न होता है कि किसी किसी परिवार में दिन में 1 बार भोजन करते हैं, किसी किसी में 2 बार करते हैं, किसी किसी में नाश्ता बना लेते हैं। ठीक है ना, इस तरह से इन चीजों को हम ध्यान में रख के क्या करेंगे, आहार आयोजन करेंगे, जिससे कि सभी के अनुरूप इसको बनाया जा सके। ठीक, कह रहा है इसमें कि जो हमारे परिवार के सदस्य होंगे उसमें हम जैसे मान लो एक ही चीज हमने दाल बनाई और परिवार में अलग अलग सदस्य हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, दाल में नमक की मात्रा हम कम कर सकते हैं। नमक की मात्रा कम करके क्या होगा, अगर मान लो परिवार में ऐसा व्यक्ति है जो मतलब जिसका ब्लड प्रेशर हाई है, तो हम क्या कर सकते हैं, दाल बनाते हैं, एक ही दाल हमने बनाई, दाल में क्या किया हमने, नमक की मात्रा कम रखी। अब हमने दाल उस व्यक्ति के लिए निकाल दी और फिर क्या किया, उसमें नमक बढ़ा लिया। फिर क्या किया हमने उसमें मतलब कुछ सादी दाल निकाल दी, और क्या किया कुछ दाल ऐसी भी निकाल दी जिनमें हमने छौंक लगाया। ठीक है, तो दाल हमने एक ही बनाई लेकिन हमने उसको परोसा कैसे, 3 माध्यमों से। ठीक है ना, हमने क्या किया, सबसे पहले दाल जो है एक व्यक्ति के लिए निकाल दी जो कि उच्च रक्तचाप का पेशेंट है। फिर क्या हुआ कि उस व्यक्ति के लिए हमने कम नमक वाली दाल रखी, फिर सादी दाल हमने घर में बच्चों के लिए रख दी, और हमने छौंक लगाई हुई दाल घर में जो हमारे युवा लोग हैं ज्यादातर ऐसा पसंद करते हैं तो हमने उनके लिए रख दी। मतलब कि ये होता है आहार आयोजन का फॉर्मेट कि हम कम समय और श्रम में क्या कर सकते हैं, एक ही भोजन को कई तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद है हमारा, कह रहा है कि मनोविकृति तथा पोषण। ठीक है, मनुष्य को उत्तम पोषण प्राप्त न हो तो वह मानसिक रूप से कमजोर या रोगी हो सकता है। उत्तम पोषण न होने पर व्यक्ति अपनी मानसिक एकाग्रता और मानसिक संतुलन खो बैठता है। ठीक, कुपोषित व्यक्ति शारीरिक विषमताओं के कारण भी अपने विषय में प्रायः अधिक सजग रहते हैं। कह रहा है इसमें कि अगर उत्तम पोषण ना मिले, अगर हमें संपूर्ण आहार ना मिले, मतलब भोजन में हमें सभी पोषक तत्व ना मिले, तब क्या होता है कि हम मानसिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। मतलब कि कोई भी व्यक्ति अगर उसका पोषण उचित रूप से नहीं हो पाता है तो क्या होता है, व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। फिर क्या होता है कि उसकी मानसिक एकाग्रता और मानसिक संतुलन भी मतलब बैलेंस नहीं रहते हैं। जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो शारीरिक रूप से कमजोर है तो वो मानसिक रूप से भी कमजोर हो जाता है। अक्सर आप ये चीज देखते भी होंगे कि हर जगह पे जो व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर होता है
वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता है और चीजों को सही प्रकार से प्रेजेंट नहीं कर पाता है। कह रहा है कि कुपोषित व्यक्ति शारीरिक विषमताओं के कारण भी अपने विषय में प्रायः अधिक सजग रहते हैं। जैसे कि क्या होता है, एक अगर व्यक्ति है, ठीक ना, जैसे यहाँ पे उदाहरण में भी दिया हुआ है, देख लीजिए कि एक मोटा व्यक्ति और एक बहुत दुबला व्यक्ति, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि जिनका पोषण सही से नहीं होता है वो क्या होते हैं, वो सामाजिक रूप से अपने आप को बहुत ही मतलब अनसेफ फील करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से मोटा है, ठीक है, तो उसको इस चीज को लेके बहुत ही असुरक्षा होती है कि हर जगह वो अपने आप को छुपाता फिरता है कि अभी कोई मुझे मोटा कह देगा। या कोई भी व्यक्ति अगर बहुत पतला है तो फिर क्या है, उसको भी इस चीज को लेके हीन भावना या मन में ऐसी आशंका होती है कि कोई मुझे कह ना दे। मोटे को मोटा कह देना और पतले को पतला कह देना भी क्या करता है, उसको मानसिक रूप से कहीं ना कहीं मतलब जागरूक कर देता है कि हाँ, वो उसके प्रति तो वो क्या होता है, उस तरह का आत्मविश्वास नहीं दिखा पाता, ठीक है ना। ये सब क्या होता है, आहार के कारण होता है। जब व्यक्ति को सही आहार नहीं मिलता है तो व्यक्ति क्या करता है, मानसिक रूप से चिड़चिड़ा हो जाता है और कहीं भी अपने आप को प्रेजेंट करने से डरने लगता है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया कि जो हमारा आहार है ये क्या कर रहा है, ये हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सभी प्रकार से क्या कर रहा है, सही मतलब प्रेजेंट करने की क्षमता दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसमें क्या होता है, तिरस्कार की भावना से ग्रस्त रहता है और अकेलेपन की भावना बनी रहती है। बहुत आसान होता है किसी भी व्यक्ति को उसके शारीरिक रंग रूप से जज कर लेना, लेकिन वो व्यक्ति मानसिक रूप से कितना टूट जाता है ये चीजें जरूर समझना चाहिए, ठीक है ना। कह रहा है जिसके कारण ऐसे लोगों में असहयोग, चिड़चिड़ापन, अधीरता आदि लक्षण देखने को मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, जिनका पोषण सही से नहीं हो पाता है, ये व्यक्ति चिड़चिड़े हो जाते हैं, अपनी चीजें किसी से शेयर नहीं करते और मानसिक रूप से क्या करते हैं, वो बहुत ही मतलब अपने आप को एक मतलब एक दायरे में बांध लेते हैं, ठीक है ना। बच्चों पर किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों में कुपोषित बच्चों के विचारों की अस्थिरता, एकाग्रचित्ता की कमी, अधीरता पाई गई है। मतलब कि इस पे जो है रिसर्च भी हुई है बहुत सारी। जो कुपोषित बच्चे थे उनमें देखा गया कि वो क्या है, वो मानसिक रूप से अधिक सजग रहते हैं कि उन्हें कोई कुछ कह ना दे, ठीक है ना। और उनमें क्या है, वो किसी भी चीज को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, यानी कि एकाग्र नहीं हो पाते, ठीक है ना। बिना एकाग्र हुए, जैसे कि अगर उन्हें कोई भी चीज समझाई जाती है तो क्या है कि वो उस चीज को ज्यादा देर तक समझने में सक्षम नहीं होते हैं, ठीक है ना। ऐसे बच्चों के भोजन में आवश्यक परिवर्तन करके व्यवहार में पर्याप्त सुधार देखा गया है। ऐसे बच्चों को क्या किया गया, उनका आहार सही से किया गया, उनकी दिनचर्या सही की गई, तो देखा गया कि उत्तम पोषण से क्या होता है, व्यक्ति आत्मविश्वासी, सजग, सुरक्षित अनुभव करता है, ठीक है, और विभिन्न लोगों और परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में स्वयं को सक्षम पाता है। जैसे कि अगर व्यक्ति कमजोर है तो वो क्या रहेगा, वो प्रसन्न नहीं हो पाता है और बार बार चिड़चिड़ापन और गुस्सा, ऐसा चीज मतलब ऐसी भावना क्या होती है उसमें, ऐसे संवेग देखने को मिलते हैं। लेकिन जब उनके पोषण में हम सुधार कर लेंगे तो हम पाएंगे कि वो व्यक्ति क्या है, वो आत्मविश्वासी और प्रसन्न रहना शुरू कर देता है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। हमारा तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कि जो हमारा तीसरा पॉइंट है पौष्टिक आवश्यकताएं, ठीक है। उचित पोषण से ही व्यक्ति का स्वास्थ्य बनता है। जब बच्चा कम आयु का होता है इसे अधिक मात्रा में प्रोटीन दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस मध्य उसका शारीरिक विकास तेजी से होता है, तो उन्हें अधिक मात्रा में प्रोटीन वाले आहार देने चाहिए, जैसे दूध, अंडा, सोयाबीन आदि, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं पौष्टिक आवश्यकताएं। जब भी हम आहार आयोजन करेंगे तो क्या है, इसका तीसरा सिद्धांत ये है कि जो हमारी पौष्टिक आवश्यकताएं हैं हम उस पर विशेष ध्यान देंगे। पौष्टिक आवश्यकताएं जैसे कि अगर व्यक्ति, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, देखिए चिन्हित कर दिया गया है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं,
ठीक है, जो धात्री माता है यानी कि जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, जो किशोर किशोरियां हैं, ठीक है ना, जो बच्चे हैं, ठीक, तो ये क्या है, ये सबकी एज ग्रुप अलग अलग है ना। तो क्या है कि इनको क्या करना है, इनका जो आहार है वो पौष्टिक रूप से, मतलब पौष्टिक होना चाहिए, उसमें सभी पोषक तत्व होने चाहिए, जिससे क्या हो कि जिससे उनकी जो प्रोटीन की आवश्यकता है वो पूरी हो पाए, तभी बच्चा ग्रोथ कर पाएगा। किशोर किशोरियां क्या है, इनको ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है इस टाइम में, ठीक है, क्योंकि इनका भी शरीर काफी चेंजेस होते हैं इनमें, ठीक। यहाँ पे देखिए खिलाड़ी मजदूर ये भी कहा जा रहा है, इनका भी कठिन परिश्रम इनको भी करना पड़ता है। खिलाड़ी क्या करते हैं, वो भी अधिक शारीरिक श्रम करते हैं, मजदूर भी क्या करते हैं, अधिक शारीरिक श्रम करते हैं। और किशोर किशोरियों का उस टाइम में मतलब कि जो है उनकी जो उम्र होती है वो एक अलग पड़ाव पे होती है, तो उन्हें भी ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है, ठीक है। तो इन सभी एज ग्रुप में क्या किया जाना चाहिए, पोषण का विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे इनकी पौष्टिक आवश्यकताएं पूरी हो सके, ठीक है ना। तो तीसरा सिद्धांत क्या है, तीसरा सिद्धांत है हमारा पौष्टिक आवश्यकताएं। पौष्टिक आवश्यकताओं में व्यक्ति की मतलब जो व्यक्ति की आवश्यकता है उसको ध्यान में रख करके, जैसे मैंने सभी एज ग्रुप बता दिया ना कि गर्भवती, स्तनपान, बच्चा, खिलाड़ी, मजदूर, किशोर व किशोरियां, इन सभी को क्या करना है, इनकी आवश्यकता के अनुसार ही इन्हें प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ देने हैं, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट सिद्धांत जो है हमारा, नेक्स्ट सिद्धांत हमारा है पोषण तथा मानसिक शक्ति, ठीक ना। चौथा सिद्धांत है ये, चौथा सिद्धांत है पोषण तथा मानसिक शक्ति। इसमें कह रहा है कि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहे उसके लिए उसे पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलना चाहिए, ठीक ना। हमारी स्नायु स्थिरता, बुद्धि स्मरण शक्ति, ग्रहण शक्ति, वाक शक्ति आदि रूप से पोषक तत्वों पर निर्भर करती है। कह रहा है कि आहार आयोजन का चौथा सिद्धांत क्या है कि पोषण तथा मानसिक शक्ति, मतलब कि अगर व्यक्ति को उसको स्वस्थ रखना है, ठीक है, उसे उसको क्या है, उसको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलना चाहिए, जिससे उसकी स्नायु स्थिरता, बुद्धि स्मरण, याद करने की क्षमता, ग्रहण शक्ति, बोलने की शक्ति आदि क्या है, ये सब भी पोषक तत्वों पर निर्भर करती है, जिससे व्यक्ति क्या करे कि इन चीजों में सक्षम हो सके। कुपोषित बच्चों में इन सभी मानसिक क्षमताओं की कमी पाई जाती है। मतलब जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, वो किसी भी चीज को मतलब स्थिर होके नहीं कर पाते हैं। वो क्या होता है, उनकी एकाग्रचित्तता में कमी होती है, उनकी बुद्धि भी क्या होती है, मतलब कि वो बहुत जल्दी जल्दी संवेग उनके जाहिर होने लगते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा कमजोर है तो क्या होगा, उसके संवेग, उसमें क्रोध आना, ठीक है, गुस्सा हो जाना, चिल्लाना, ये चीजें क्या होती हैं, ये मतलब ज्यादा दिखाई देती हैं। आप बच्चों में नोटिस करिएगा कि जिन बच्चों में क्या है, अगर शारीरिक रूप से वो कमजोर है तो वो जल्दी ही क्या होते हैं, उनके संवेग मतलब निकल जाते हैं। किसी भी व्यक्ति की अगर प्रतिक्रिया निकलवानी है ना, अगर उसके स्वास्थ्य को हम जानते हो तो हम उसकी प्रतिक्रिया निकलवा सकते हैं। कैसे, अगर कोई बीमार है तो क्या करें, हम उसको बार बार अगर हम किसी भी चीज के लिए कहेंगे तो क्या करेगा, वो अपना मतलब जो भी उसकी प्रतिक्रिया होगी, गुस्सा होना, चिल्लाना, वो निकाल सकता है, ठीक है ना। कह रहा है कि कुपोषित बच्चों में इन सभी मानसिक क्षमताओं की कमी पाई जाती है। अनेक प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि छोटे बच्चों की स्कूल में मानसिक उपलब्धियां पोषण द्वारा प्रभावित होती हैं। जो बच्चे मतलब अच्छे घरों से होते हैं, जिनके माता पिता जागरूक होते हैं और उनके भोजन का, उनके पोषण का, उनकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, वो क्या होते हैं, वो आत्मविश्वासी हो जाते हैं, वो प्रत्येक क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ठीक है ना। और यहीं पे अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसके माता पिता इतने जागरूक ना हो, तो वो बच्चा क्या है, वो हीन भावना महसूस करता है और उसकी जो उपलब्धियां हैं वो प्रभावित होती हैं, ठीक है। बच्चों में
बच्चों की स्कूल में मानसिक उपलब्धियां पोषण द्वारा प्रभावित होती हैं। ठीक है, वही चीजें हैं कि बच्चों को मतलब उत्तम प्रकार का पोषक तत्व दिया जाना चाहिए जिससे कि वो किसी भी कार्य में सफल हो। जैसे भूख की अवस्था में पढ़ाई में मन नहीं लगता, अगर भूख लगी हो तो बच्चा क्या पढ़ पाएगा। ठीक है, गर्भावस्था में अगर कुपोषित माता है, ठीक ना, तो जो बच्चा पैदा होगा वो भी क्या होगा, मानसिक क्षमता उसकी सामान्य बच्चों की अपेक्षा कम होगी। ठीक, स्तनपान छुड़ाने के बाद यदि बच्चे को पर्याप्त पोषण ना मिल पाए तो फिर क्या होता है, उसकी भी मानसिक प्रक्रिया प्रभावित होती है। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि जो हमारा पोषण है, यहाँ पे कह रहा है पोषण मानसिक शक्ति से जुड़ा है। ठीक ना, मानसिक शक्ति अगर सही रखनी है तो क्या करना है, हमें हमें उसको पर्याप्त मात्रा में पोषण देना है। इससे क्या होता है, बच्चा अपनी उपलब्धियां अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, अगर उसकी माँ नहीं, अगर मतलब ज्यादा, जैसे कि माँ कुपोषित है गर्भावस्था में, तो उसका बच्चा भी क्या होगा, मानसिक रूप से कमजोर होगा। और अगर बच्चा दूध छुड़ाने के बाद भी हम उसको पोषण नहीं दे पाते हैं तो भी क्या होगा, उस बच्चे की मानसिक जो क्षमता है वो कम होगी। जैसे वो समय से बोल नहीं पाएगा, समय से चल नहीं पाएगा। ठीक है ना, जैसे बच्चे कुछ लेट बोलते हैं, कुछ लेट चलते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि उनकी जो पोषणीय आवश्यकताएं हैं वो समय पे पूरी नहीं हुई हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा पांचवा सिद्धांत है, आहार आयोजन का पांचवा सिद्धांत है, पांचवा सिद्धांत है आकर्षक ढंग से भोजन परोसना। ठीक है ना, इसमें हम देखते हैं कि जो भोजन है हमारा, आहार आयोजन का ये सिद्धांत है कि भोजन को अगर हम अच्छे से परोस कर दें तो खाने में रुचि पैदा होगी। ठीक है ना, हम जब मार्केट जाते हैं तो क्या होता है, अगर भोजन मतलब भोजन, जैसे कि अगर हम कहीं से गुजर रहे हैं, वहां पे बैनर, पोस्टर या फिर इस माध्यम से कोई भी ऐसा भोज्य पदार्थ हम देखते हैं तो क्या होता है कि हम उसको, हमारे मुंह में पानी आ जाता है। जैसे नींबू अगर है, अभी काट के निचोड़ दिया जाए तो फिर क्या होता है, मुंह में पानी आ जाता है ना। तो फिर वही चीजें हैं कि अगर भोजन हम देखते हैं, जैसे बर्गर की फोटो हो गई, पिज्जा की फोटो हो गई, या फिर ऐसा कुछ जैसे टिकिया वगैरह की दुकान हो गई, तो उसकी स्मेल क्या होती है, भोजन देख करके क्या होता है, मन में इच्छा होती है खाने की। ठीक है ना, ऐसा सभी के साथ होता है। तो कह रहा है कि अगर घर में हम खाने को अच्छे ढंग से परोसें तो फिर क्या होगा कि भोजन में रुचि पैदा होगी। ठीक ना, कह रहा है उचित रूप से आयोजित आहार देखने में अच्छा लगना चाहिए और सुंदरता से परोसा गया आहार भूख को बढ़ाता है। ठीक है ना, जो आहार ऐसा अगर होता है कि अच्छे से सिस्टमैटिक ढंग से हमने खाने को अरेंज किया है, सैलड अलग रखा है, दाल अलग, सब्जी अलग, ठीक है, तो फिर क्या होता है, वो हमें अपनी तरफ खींचता है कि हम उसको खा लें। सार्वजनिक स्थानों पर बिकने वाले भोजन सजाने पर अधिक जोर दिया जाता है। ठीक है ना, जब हम देखते हैं, हम बाहर जाते हैं, जब स्ट्रीट फूड है या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो देखते हैं कि वो क्या करते हैं, वो खाने को बहुत ही अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं हमारे सामने। तो फिर क्या होता है, हमें उसको खाने की इच्छा और बढ़ जाती है। तो कह रहा है कि इसीलिए क्या है कि अगर बुद्धिमान माँ तथा गृहिणी है तो वो सुसज्जित भोजन परोसने का पूरा प्रयत्न करती हैं। ठीक है, उसके प्रयत्न से परिवार के प्रत्येक सदस्य का स्वास्थ्य ठीक बना रहता है। मतलब कि अगर आहार आयोजन के माध्यम से हम उसका सिद्धांत देखेंगे तो आहार आयोजन में बताया जा रहा है कि भोजन को आकर्षक ढंग से परोसें, जिससे क्या होगा कि आहार खाने में रुचिकर होगा। ठीक है ना। ठीक है, तो ये जो है मतलब कि आहार का हमने मतलब देखा
कि कैसे क्या करेंगे, उसको हम अच्छे ढंग से परोस करके क्या करेंगे, अच्छे से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो भूख बढ़ती है, और जाहिर सी बात है भूख बढ़ेगी तो व्यक्ति क्या करेगा, भोजन को रुचिपूर्वक खाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा आहार में नवीनता लाना। ठीक ना। जैसे कि ये छठवां सिद्धांत है, आहार में नवीनता लाना। अगर एक ही तरह का भोजन रोज रोज दिया जाए खाने को तो क्या होगा, मन उब जाएगा। ठीक है, कितना भी अच्छा भोजन हो, अगर पनीर सबका बहुत फेवरेट है, अगर उसको हम रोज खिलाएं तो क्या होगा, उस पनीर से मन हमारा भर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उसी पनीर को हम क्या करें, किसी दिन हम मटर पनीर बना लें, किसी दिन हम शाही पनीर बना लें, किसी दिन हम क्या करें, पनीर का पराठा बना लें, पनीर की पकौड़ी बना लें, तो फिर क्या होता है, वो अलग अलग तरीका हो गया ना। तो फिर क्या कह रहा है कि आहार में नवीनता लाना, मतलब कि आहार का जो जैसे रोटी है, हम डेली रोटी बनाए तो फिर क्या होगा, मन भर जाएगा। ठीक है ना। अगर हम किसी दिन पूड़ी बना दें, किसी दिन पराठा बना दें, ठीक है ना, किसी दिन कोई और चीज बना दे, जैसे चीला वगैरह बना ले, तो फिर क्या होगा कि हमें पर्याप्त मात्रा में पोषण भी मिलेगा और हमारा आहार क्या होगा, वो बदल जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दिन एक जैसा भोजन नहीं कर सकता है, उसे अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार का भोजन चाहिए। मतलब अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार का भोजन अगर रहता है तो व्यक्ति क्या करता है, रुचि दिखाता है खाने में। ठीक है, तो आहार में विभिन्नता अवश्य होनी चाहिए, तभी सदस्य मन से भोजन करेंगे। तो आहार आयोजन के माध्यम से क्या कह रहा है कि भोजन में हम नवीनता लाएंगे, जिससे कि भिन्न भिन्न रंग, बनावट, सुगंध तथा विभिन्न प्रकार की पाक विधियों के प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं, उनमें परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है ना। अब ये परिवर्तन हम देखेंगे, हमने जब भोजन पकाने की विधियां देखी थी तो उसमें हमने देखा था ना कि कई प्रकार से हम भोजन बनाते हैं। अब हमने उसमें देखा था कि भोजन को क्या है, अगर वही आटा है तो हम उसको क्या करते हैं, अगर हम अ, बनाने का उसका फॉर्मेट चेंज करते हैं तो उसका रंग, स्वाद, ये सब क्या है, चेंज हो जाता है। ठीक ना। तो यही चीजें हैं, आहार आयोजन में इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना। क्या क्या होता है इसमें, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि रंग योजना में नवीनता, जैसे कि अगर हम मतलब भोजन में नवीनता लाना चाहते हैं तो आकर्षक रंगों का सम्मिश्रण किया जाना चाहिए। मतलब भोजन में क्या करना चाहिए, भोजन रंगीन होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि इससे व्यक्ति की भूख इच्छा बढ़ जाती है। इससे विपरीत यदि खाद्य वस्तु एक ही रंग की हो तो भोजन नीरस लगता है। ठीक है ना। जैसे यदि आहार में उड़द की धुली दाल, सादा दही, सादा चावल, प्याज और मूली का सलाद हो तो आहार पौष्टिक होते हुए भी आकर्षक नहीं लगेगा, क्योंकि सारी चीजें क्या है, सफेद सफेद हो गई। सफेद दही, सफेद दाल, ठीक है, सफेद जो है प्याज भी हो गया, मूली भी है, चावल भी है, तो क्या है कि वो थोड़ा सा नीरस लगता है। लेकिन इसके विपरीत यदि आहार में हम क्या करते हैं, दाल को हल्दी डाल के अच्छे से बनाए, धनिया से सजा करके प्याज, टमाटर, गाजर, मूली इसका सलाद बनाए, दही का रायता बनाए, ठीक है, पुदीने की चटनी बनाए, पुलाव बनाए, तो क्या है कि उसमें कलर्ड मिक्स हुए ना, पुलाव में भी हमने जो सब्जियां डाली उससे पुलाव का रंग बदला, तो फिर क्या होता है कि वह आकर्षक लगेगा और इससे रंगों का सुंदर सम्मिश्रण हो जाता है, जिससे आहार भूख को बढ़ा देता है। ठीक ना। आपने भी ये देखा होगा कि जब हम आहार लेते हैं तो क्या होता है, अगर भोजन कलरफुल है तो क्या करता है, वो निश्चित रूप से हमारा भूख बढ़ा देता है। ठीक है ना। जो ये रंग होते हैं, ये आंखों के साथ साथ क्या होते हैं, ये हमारे मतलब जीभ तक उसका स्वाद पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले क्या करती हैं, आंखें ही टेस्ट को लेती हैं। ठीक है ना। चलिए आगे समझते हैं। आगे कह रहे हैं, नेक्स्ट है हमारा पाक विधियों का प्रयोग। क्या करते हैं हम, भोजन में जो हमारी भोजन पकाने की जो विधियां हैं, खाना बनाने का जो विधि है, इसमें कह रहा है कि अनेक प्रकार की पाक विधियों का प्रचलन है।
इसमें बताया ही था कि कितने प्रकार की विधियां होती हैं। तो क्या करते हैं, हम इनका प्रयोग करके खाद्य पदार्थों की बनावट, स्वाद, सुगंध में परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, जैसे तलना, उबालना, भूनना, सेकना आदि। जैसे कि कोई भी भोजन है, हम उसको तल सकते हैं, भून सकते हैं। मैंने रोटी को ही बताया था ना कि अगर हम उसको पराठा बना दें तो उसका टेस्ट अलग है, अगर हम उसकी रोटी बना दें तो क्या है, उसका टेस्ट अलग है, और पूड़ी तल दें तो उसका टेस्ट अलग है। भोजन एक ही है, आहार एक ही है, मतलब हमने गेहूं का ही प्रयोग किया है, लेकिन क्या किया हमने, उसको विविध तरीके से बना लिया। ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि अंकुरण के प्रयोग से भी भोजन में नवीनता लाई जा सकती है। ये कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे जो हमारा आलू ही है उसकी हम सब्जी ना बनाएं, हम आलू का रायता, बॉइल्ड आलू का मैश करके रायता भी बन सकता है। ठीक, कोफ्ता बना सकते हैं, कटलेट बना सकते हैं। ठीक, तो यानी कि इन भोजन को बनाने की जो विधि है, इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसमें नवीनता ला सकते हैं, जिससे भोजन क्या हो जाए, रुचिकर हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विभिन्न खाद्य वर्गों से भोजन का चयन। जो हमारे 5 या 7, कहीं कहीं पे 7 और कहीं कहीं पे 5, ठीक है, हमारे खाद्य समूह दिए होते हैं या खाद्य वर्ग दिए होते हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, उन सभी खाद्य वर्गों से भोजन का चयन करना है। जैसे कि अभी आगे इसी में होगा कि जो हमारे खाद्य समूह है उनमें क्या है, जैसे गेहूं है, चावल है, जो भी हमारे अनाज हैं, इनका एक ग्रुप है, सब्जियों का एक है, फलों का एक है। ठीक है, तो इनमें क्या करते हैं, हम इन सभी से हम क्या क्या कर सकते हैं, खाद्य पदार्थों का चयन करते हैं, जिससे क्या है कि समान पोषक तत्व वाले खाद्य पदार्थ एक समूह से अगर लिए तो क्या होगा कि वो कह रहा है कि खाद्य वर्ग से अभिप्राय एक समान पोषक तत्व वाले खाद्य पदार्थ के समूह से है। ठीक ना, जैसे जो अनाज है उनमें एक तरह का हमें पोषक तत्व मिल रहा है। ठीक है, तो एक ही खाद्य वर्ग के लिए एक ही खाद्य वर्ग से लिए गए पदार्थ न रुचिकर होते हैं और न ही संतुलित। ठीक है, जैसे सुबह के नाश्ते में कोई व्यक्ति दूध पनीर का सैंडविच और दूध की पुडिंग ले। ठीक, अगर सुबह के नाश्ते में हम क्या करें, एक गिलास दूध दे दें, ठीक है, पनीर का सैंडविच दे दें और दूध की पुडिंग दे दें, तो क्या हो जाता है, उसका मतलब उसका कॉम्बिनेशन सही नहीं हो पाता है। इसके विपरीत यदि वह व्यक्ति विभिन्न समूहों में से चुनाव करके दूध के साथ सब्जियों का सैंडविच और कोई फल ले तो दूध, तो भोजन में विभिन्नता आने से उसका स्वाद और पौष्टिकता दोनों बढ़ जाएंगे। अगर हमने भोजन में कोई शेक ले लिया, ठीक है, हमने सब्जियों का एक जो है टोस्ट बना लिया या सैंडविच बना लिया, तो फिर क्या है, उन दोनों में हमारे डिफरेंस है ना, दोनों अलग अलग जैसे कि हमारा जो दूध है या जो हमारा शेक है वो क्या है, ये अलग अलग खाद्य वर्ग से आ गए हैं। तो क्या होगा कि हमें उसको खाने में जो है बेहतर स्वाद की अनुभूति होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि बनावट में नवीनता। बनावट में नवीनता मतलब कि जो हमारा भोजन है उनके बनावट में भी नवीनता हो जाए तो वो भी स्वाद बदल देते हैं। जैसे कि अगर हम दूध और फल ले रहे हैं तो हम उसका कस्टर्ड बना सकते हैं। ठीक है ना, जैसे आलू ही ले रहे हैं तो पापड़, चिप्स आदि। ठीक है, सलाद, फल, यही सारी चीजें हैं इसमें कि बनावट में परिवर्तन करके क्या कर सकते हैं, हम खाद्य पदार्थ में नवीनता ला सकते हैं। एक तरह का खाद्य पदार्थ खाने पे क्या होता है, उतना स्वादिष्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्वाद और सुगंध में नवीनता। जब हम भोजन लेते हैं तो क्या करते हैं, हम उसका अगर स्वाद और सुगंध नया हो तो क्या होता है, हमें अधिक रुचिकर लगता है। यदि भोजन स्वादिष्ट हो तो भोजन करने वाले के मुंह में क्या होता है, लार अधिक स्रावित होने लगता है। जैसा मैंने अभी बताया कि अगर हम नींबू को निचोड़ता देख लेते हैं तो भी हमारे मन में होता है ना। तो ऐसे भोजन का अगर हम रास्ते से गुजर रहे हो और अगर टिकिया महक रही हो, फिर क्या होता है, उसके मसालों की खुशबू से क्या होता है कि हमें मुंह में पानी आ जाता है और हमें उसे खाने की इच्छा होती है। तो वही चीज यहाँ पे भी बता रहा है कि स्वाद और सुगंध में अगर नवीनता होती है तो क्या होता है कि भोजन करने वाले के मुंह में लार अधिक स्रावित होने लगता है। खाने का स्वाद, भोजन में नवीनता
ला देता है और भोजन के सभी व्यंजन अधिक तीखे स्वाद वाले होंगे तो भोजन के स्वाद का पता नहीं चलेगा। ठीक है, इसके विपरीत फीका भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता है। अच्छे आहार आयोजन के लिए विभिन्न सुगंधों का उचित सम्मिश्रण होना चाहिए। विभिन्न खाद्य पदार्थों को एक साथ प्रयोग करने पर एक खाद्य पदार्थ की सुगंध दूसरे की सुगंध में वृद्धि करती है। ठीक है, जैसे ब्रेड और मक्खन, पकौड़े के साथ पुदीने की चटनी, इडली के साथ नारियल की चटनी आदि। कह रहा है कि जब भी हम स्वाद और सुगंध लाते हैं तो क्या करना चाहिए हमें, उसमें नवीनता लाने के लिए ये नहीं कि सब एक ही में मिक्स कर दें, ठीक है ना, उसका उचित रूप से हम सम्मिश्रण करें। जैसे कि अगर हमने खीर बनाई है तो हम उसमें इलायची डालेंगे तो अच्छी सुगंध आएगी, ठीक है ना। ये नहीं कि हम किसी में कुछ भी मिला दे, जैसे कि हम ब्रेड के साथ मक्खन, पकौड़े के साथ पुदीने की चटनी और इडली के साथ नारियल की चटनी, इनका कॉम्बिनेशन क्या होता है, अच्छा होता है। अगर हम क्या करें, ब्रेड मक्खन के साथ क्या करें, हम पुदीने की चटनी लेने लगे तो उतनी स्वादिष्ट नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है परिवार के बजट के अनुरूप। कह रहा है कि जो भी हम आहार आयोजन करें वो क्या करें, वो परिवार के बजट को देखते हुए करें कि हमारे परिवार का बजट क्या है। और ये कब संभव हो पाएगा, जब हमें आहार का जो मतलब हमारा जो भोज समूह है उसकी हमें जानकारी हो, तभी क्या हो पाएगा कि हम परिवार के बजट के अनुरूप क्या कर पाएंगे, आहार आयोजन कर पाएंगे। सभी परिवारजनों के लिए संतुलित आहार प्राप्त करना कठिन होता है। भोज्य पदार्थ काफी महंगे होते हैं, अतः परिवार के बजट के अनुरूप आहार का आयोजन करना चाहिए। ठीक है ना। कह रहा है कि दूध, मांस तथा मांस से बनने वाले आहार में प्रथम वर्ग की प्रोटीन मिलती है और ये सभी बहुत महंगे होते हैं। ठीक ना, जो दूध से दूध, मांस, ये सारी चीजें होती हैं ये महंगी मिलती हैं, लेकिन अगर हमें ये चीजें नहीं मिल पाती हैं तो हम क्या है, अगर हमें जानकारी है कि सोयाबीन में 12% क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है ना, सोयाबीन में 12% हमारे प्रोटीन होता है। तो अगर हमें ये चीजें नहीं मिल पा रही हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सोयाबीन को यूज करके हम अपनी प्रोटीन की जो मांग है उसको पूरी कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हमारा है कि हरी सब्जियों से लौह तत्व प्राप्त होते हैं। प्रायः देखा जाता है, प्रायः जो जब हरी सब्जियां महंगी होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनको नहीं ले पाते हैं। लेकिन यदि हम, मूली होता है ना सबके घरों में, अगर हम मूली के पत्ते को भी खाएं पका करके तो क्या होगा, उसमें भी आयरन सबसे अधिक मात्रा में मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम पालक लेते हैं तो पालक अगर महंगी मिली, हमने मूली ही ले लिया, मूली में भी हम उसके पत्तों में क्या है, काफी अच्छी मात्रा में आयरन मिल जाती है। नींबू, संतरा आदि विटामिन सी के महंगे स्रोत हैं। ठीक है, इसके अलावा आंवला, अमरूद का पेड़ लगभग सबके घरों में होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम विटामिन सी इससे ले सकते हैं, आंवला अमरूद से। ठीक है ना। तो अगर हम इन सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो क्या करेंगे कि हम सभी पोषक तत्व अच्छी मात्रा में पा सकते हैं। ठीक है ना। कह रहा है कि मौसमी आहार बेमौसमी व सुविधाजनक आहार से सस्ते होते हैं। मौसमी खाद्य पदार्थ न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि कम कीमत के में भी उपलब्ध होते हैं और दूसरे खाद्य पदार्थों से पौष्टिकता में भी उत्तम होते हैं। जैसे कि जो भी मौसमी चीजें हैं, जैसे टमाटर का जब सीजन होता है तो वो सस्ता होता है। ठीक है ना। और भी ऐसी चीजें हैं जैसे कि जिस चीज का सीजन हो वो सस्ता होता है, तो हम ऐसी चीजों का प्रयोग करके आहार आयोजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा समय, शक्ति व धन की बचत करना। आहार आयोजन का मेन उद्देश्य क्या है, समय, शक्ति व धन की बचत करना। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो आहार आयोजन का ये सिद्धांत है 8वां, कह रहा है कि इसमें समय, शक्ति व धन की बचत करना। जब भी आहार आयोजन हम करें तो हम क्या करें, हम इस चीज का ध्यान रखें कि हमारी समय की भी बचत हो, शक्ति की भी बचत हो और धन की भी बचत हो। ठीक है, यही चीज यहाँ पे कह रहा है कि इसको ध्यान में रखते हुए आहार आयोजन किया जा सकता है। अब कैसे किया जा सकता है हम इसको समझेंगे
कह रहा है रसोई घर सुव्यवस्थित हो ताकि काम करते समय थकावट न हो। ठीक है, अगर एक सामान यहाँ रखा हो, एक सामान कहीं और रखा हो तो फिर क्या होता है, उसको लाना ले जाना ये श्रम का काम होता है। इसलिए रसोई घर को क्या करना चाहिए, व्यवस्थित रूप से रखना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी भी खाद्य पदार्थ का बड़ा पैक सस्ता होता है, परंतु बड़ा पैक तभी खरीदना चाहिए जब उसे सुरक्षित रखने का प्रबंध हो। जब हम सामान खरीदें तो क्या करें, हम किसी भी चीज का बड़ा पैक ले सकते हैं, लेकिन तभी ले सकते हैं जब हमारे पास एयर टाइट कंटेनर हो, ना कि लाके उनमें हम कीड़े लगवाएं। ठीक है ना, तो इस चीज का हम ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि उस समय खरीदारी करें जब बाजार में भीड़ हो। जैसे क्या होता है कि कुछ चीजों की मान्यता होती है ना कि इस दिन में ये चीज खरीदना शुभ है, या फिर जो भी चीजें, तो हम क्या करते हैं उसी समय में वो चीज खरीदने के लिए एकदम होड़ लगा देते हैं। तो क्या होता है, वो चीज हमें महंगे रेट में मिलती है। ठीक है, जैसे अभी छठ का मौसम आया है तो लौकी का डिमांड बहुत ज्यादा था, तो फिर क्या करते हैं, हमें लौकी को इग्नोर करना चाहिए। ठीक है ना, कह रहा है कि उस समय खरीदारी करें जब बाजार में भीड़ कम हो। फिर कह रहा है खाद्य पदार्थ खरीदते समय 2-3 दुकानों के भाव की तुलना करके थोक की दुकान से खरीदने पर मूल्य कम देना पड़ता है। ठीक है, अंतिम क्षणों में भागकर खरीदारी करने पर सामान महंगा मिलता है। अब किसी भी चीज की तुरंत आवश्यकता है और हम तुरंत उसको खरीदने जाते हैं तो फिर क्या होता है, वो महंगा मिलता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, चीजों को समय पे से पहले ही खरीद लेना चाहिए। और थोक मतलब जैसे क्या करना चाहिए, कोई भी अगर थोक दाम की दुकान है जैसे मंडी है, वहां से अगर हम सब्जी वगैरह लाते हैं तो फिर क्या होता है, वो अच्छे रेट पे मिलती है। ठीक है ना, नेक्स्ट कह रहा है कि एक बार निर्णय ले लेने के बाद पूरे दिन या सप्ताह में क्या बनना है, ठीक, पूरे दिन में और सप्ताह में क्या बनना है, इसके लिए आवश्यक पदार्थों की सूची तैयार करके सारी सामग्री एक ही बार बाजार से लाई जा सकती है, जिससे बार बार बाजार जाने का किराया, श्रम और समय नहीं लगना पड़ता है। ठीक है ना, कह रहा है कि जो भी हमें खरीदना हो हमें एक बजट बना लेना चाहिए, एक लिस्ट बना लेनी चाहिए और सप्ताह या महीने का सामान एक बार लाना चाहिए, जिससे क्या है कि हमारा किराया, ठीक ना, बार बार बाजार जाने का किराया, श्रम, समय, ये चीजें क्या होंगी, वेस्ट नहीं होंगी। फिर कह रहा है श्रम, समय व बचत उपयोगी उपकरणों सॉरी समय व श्रम बचत उपयोगी उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मसालों को पीसने के लिए अगर हम सिलबट्टे का प्रयोग करते हैं तो समय अधिक लगता है। ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे समय में हम उसको मतलब मिक्सर ग्राइंडर का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे कि बर्तन धोने के लिए आजकल डिशवॉशर आ चुका है ना, तो हम उसमें भी बर्तन को धुलने के लिए लगा सकते हैं, जिससे हमारा समय और श्रम बचत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा या ये बची हुई खाद्य सामग्री का उपयोग। जैसे कि भोजन आहार आयोजन करते समय हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा जैसे कि मान लो अगर सब्जी बच गई तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम रोटी में भर करके पराठा बना सकते हैं। ठीक है, दाल बच गई तो उसको हम फ्राई करके दूसरे टाइम खा सकते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि बची हुई खाद्य सामग्री का उपयोग करके आहार आयोजन को हम आकर्षक बना सकते हैं। जैसे कि इसमें यही चीजें बताई गई हैं कि बचे हुए खाद्य पदार्थों का सदुपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आटा बच गया तो उसमें हरा धनिया, मिर्च, बारीक कटी प्याज, ये सब मिलाकर हम पराठे बना सकते हैं। चावल बचा है तो उसकी हम खीर बना सकते हैं। इस प्रकार क्या कर सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट टाइम कन्वर्ट कर सकते हैं खाने के लिए। ठीक, तृप्तिदायक, ये लास्ट पॉइंट है हमारा और अंतिम है। कह रहा है अधिकतर लोग तृप्तिदायक भोजन पसंद करते हैं। यह एक प्रकार का ऐसा आहार है जिसके खाने से संतोष और तृप्ति का अनुभव हो, भूख की संतुष्टि और उसको खाने के बाद दूसरे आहार के समय तक भूख न लगे। ठीक है, वसा तथा प्रोटीन युक्त पदार्थों में तृप्ति का गुण कार्बोज की अपेक्षा अधिक होता है, इस कारण देर से भूख लगती है। कह रहा है कि आहार आयोजन का ये जो अंतिम सिद्धांत है, तृप्तिदायक, मतलब जो भी आहार हम लें वो क्या होना चाहिए, तृप्तिदायक होना चाहिए। मतलब कि हमें जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर पाने में सक्षम हो। ठीक है,
अधिकतर लोग क्या करते हैं, ऐसा ही भोजन करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का ऐसा आहार होता है जिसको खाने से संतोष और तृप्ति का अनुभव होता है। ठीक है, भूख की संतुष्टि हो जाती है और खाने के बाद दूसरे आहार के लिए भूख देर से लगती है। ठीक है, वसा तथा प्रोटीन युक्त पदार्थों में तृप्ति का गुण कार्बोज की अपेक्षा अधिक होता है। अगर हम दाल लेते हैं, दूध से बने पदार्थ लेते हैं, ठीक है, ऐसी चीजें लेते हैं तो क्या होता है, ये अधिक समय तक हमें भूख नहीं लगने देती हैं। ठीक है ना, तो अब इतना ही आज के लिए काफी है। आप समझिए कि भोजन के सिद्धांत क्या क्या है और भोजन को हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, आहार आयोजन के सिद्धांत। ठीक है, हमने आज यही समझा है कि आहार आयोजन से हम किस प्रकार से व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं को पूरी करके और उन्हें एक अच्छा भोजन दे सकते हैं। ठीक है ना, जिससे उनकी मानसिक तृप्ति हो सके। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे विभिन्न वर्गों के लिए पौष्टिक मात्रा। ठीक है ना, तो इतना समझिएगा, देखिएगा तब तक के लिए। और अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आई हो तो कमेंट करके बताइएगा। ये आपके आने वाले जो मतलब एग्जाम है उनके लिए बेहद ही उपयोगी है। ठीक है, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, टिप्पणी में भी पूछता है, शॉर्ट में भी, लॉन्ग में भी। धन्यवाद।